खेमचंद शर्मा जी, सबसे पहले बताइएगा, उपराज्यपाल ने जो आज मीटिंग की है, NCORD राष्ट्रीय नारकोटिक समन्वय की 5वीं मीटिंग थी ये, इसके बारे में बताइएगा किस तरह का रोड मैप तैयार किया गया है और स्टेट और सेंटर को स्पेशली कहा गया कि कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया जाए। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और इस मीटिंग में जो डिसाइड किया गया है कि जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाना है। जो भी पकड़ा जाता है उसकी जो संपत्ति है उसको जब्त करना है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है। और हम सब जानते हैं दिल्ली देश की राजधानी और यहाँ पे न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व के लोग रहते हैं। यहाँ पे अफ्रीकन कंट्रीज के भी बहुत सारे लोग रहते हैं और कई बार वो लोग ड्रग्स की जो ट्रेडिंग है उसमें पकड़े गए हैं। बहुत सारी घटनाएं हुई है। आदरणीय LG ने ये जो मीटिंग लेके कोऑर्डिनेशन करने का काम किया है और उन्होंने फोकस तरीके से इस पे आगे काम करने का जो दिशा निर्देश दिया है वो बहुत ही अच्छा है। और इससे जो ये परेशानी है हम आशा करते हैं कि दिल्ली में कम होगी, तेजी से कार्रवाई होगी, लोगों को डर भी बैठेगा कि भाई ऐसा नहीं कि आप क्राइम करके सिर्फ आपको जो छोटी मोटी सजा होनी है उससे बच जाओगे। अब आपकी संपत्ति भी जब्त होगी, अब आपके घर वाले भी इम्पैक्ट होंगे, अब आपकी फैमिली भी इम्पैक्ट होगी। तो इससे कहीं ना कहीं जो कानून का डर ऐसे लोगों में बैठना चाहिए, ऐसे जो ट्रेड करते हैं उन्हें बैठना चाहिए, वो बैठेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो ये कोऑर्डिनेट एफर्ट्स हो रहे हैं इसके रिजल्ट सामने आएंगे। ठीक है मोनीश भल्ला जी, मैं स्पेशली आपको चर्चा में लाती हूँ। नशा सर, और ये एक माइंडसेट रहा है कि नशा मतलब पंजाब, लेकिन केरला, हम केरला को इग्नोर ही नहीं कर सकते जो ज्यादा चर्चा में रहता है। तो एक बार बताइएगा ये नशा तस्करी क्यों फल फूल रहे हैं सर? और मैं एक डाटा जरूर रख देती हूँ जिसके जरिए हम इसकी संजीदगी को समझ सकते हैं। INCB संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से चलने वाली एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसका डाटा है 2018 का, जो कहता है कि भारत ड्रग का सेंटर बन गया है। तो ये मैं चाहूंगी सर आप एक बार डिटेल्स बताइए और कहां पे हमारे फेलियर्स हैं। देखिए, जहां तक नारकोटिक्स ड्रग का सवाल है, जहां तक ड्रग ट्रैफिकिंग का सवाल है, हम एक चीज को पहले समझें कि आज कोई किसी के लिए जो नशा है वो किसी का बिजनेस है, किसी और का बिजनेस है। ये दिस इज अ मनी गेम इन्वॉल्व और ये बहुत बड़ी मनी गेम इन्वॉल्व है। और इस चक्कर में हम जब सोचते हैं, हम जब इमोशनल होकर सोचते हैं इस चीज को कि भाई हमारे यहाँ नशा फैलाया जा रहा है या नशा दूसरी कंट्रीज हमारे यहाँ डाल रही हैं, इसके अलावा हमको एक चीज सोचनी चाहिए कि क्या सच में हमारे यहाँ नशे के लोगों को आदत पड़ रही है और क्या सच में ऐसा हो रहा है कि हमारे यहाँ कंजम्पशन जो है वो हम जो सोच रहे हैं उससे ज्यादा हो रही है और इसीलिए बाहर से चीजें इतनी इधर आ रही हैं। एक तो कारण ये है और दूसरा कारण ये है कि एजेंसीज अच्छा काम कर रही हैं, उस पर कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बट जिस लेवल पे इसको ड्रग मैनेज को हमें डील करना है, शायद उस लेवल पे हम अभी पहुंचे नहीं हैं या उस सिंसियरिटी से और उस शिद्दत से उसको जो काम करना है, शायद उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी कमी है। आप एक समझें कि हिंदुस्तान में इस समय जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, जो खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डाटा है उसके हिसाब से कई करोड़ लोग, 2.8% के ऊपर, मतलब कई करोड़ लोग आज हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी बनने जा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 2.8% क्या होता है। और ये जो नशे की आदत है, ये तो सरकारी फिगर्स हैं, सही फिगर्स आप भी समझते हैं कितनी ज्यादा होंगी। तो जब इतना बड़ा कंजम्पशन इंडिया में हो रहा है तो डेफिनेटली ड्रग ट्रैफिकिंग भी उस लेवल पे बढ़ गई है। आपको याद होगा पिछले साल या 1.5 साल पहले दिल्ली में ही शाहीन बाग में करीब 50 किलो ड्रग्स पकड़े गए थे। उसके बाद कुछ समय पहले दिल्ली कस्टम्स ने एयरपोर्ट पे काफी बड़ी कंसाइनमेंट्स पकड़ी जो मेरे ख्याल से 700-800 करोड़ रुपए के स्ट्रीट वैल्यू की हैं। तो ये लेवल पे जब स्मगलिंग हो रही है और इस तरह का जब ड्रग्स इंडिया में आ रहे हैं, तो हमारी एजेंसीज भले अच्छा काम कर रही हैं पर शायद उससे ज्यादा अच्छा काम करने की जरूरत है। आई रिमेम्बर 21 दिसंबर अभी 2022 की बात करेंगे सर, स्पेसिफिक सिर्फ दिल्ली को ही एग्जांपल के तौर पर ले लेती हूँ। 1500 करोड़ रुपए की ड्रग्स जो है डिस्ट्रॉय की गई थी और LG वहां पर खुद मौजूद थे।
और आपने एक बात कही, मुझे वो बात अच्छी लगी पर्सनली भी, कि ये तो हमारे पास जो सरकारी फिगर्स हैं, आप देखिए सरकारी फिगर्स की जब हम बात करते हैं 2014 267 किलो, एंड पॉइंट में भी है 572 kg, 15 में 312, 2016 में 74,000। आप समझिए, मतलब मैं नंबर्स बताऊं तो बहुत समय लग जाएगा, इतनी जो है बरामद हो रही है, डिस्ट्रॉय की जा रही है। तो ये तो एक बड़ा फिगर है। आप देख लीजिए, अगर हम कंट्रीज की बात कर ले, स्पेशली अफगानिस्तान, म्यांमार का हम जिक्र कर ले, उसके अलावा एक और कंट्री स्पेशली मैक्सिको, आपने कहा कि इनकम भी है, तो इनका तो बहुत बड़ा आप ये समझिए कि इन्होंने बाजार बना लिया है हमारे देश को। तो कहां पर गलतियां हो रही हैं सर हमसे, कहां पर गलतियां हो रही है? स्कूल, कॉलेजेस, दिल्ली में अगर मैं बात करूं, स्पेसिफिक कुछ एरियाज हैं जहां पर इजीली अवेलेबल है ये, हर दूसरे तीसरे दिन नाइजीरियन पकड़ा जाता है, कभी कोई पकड़ा जाता है। आप साउथ दिल्ली चले जाइए। आपने एकदम सही फरमाया। अब जैसे आपने नाइजीरियंस की बात करी, इंडिया में हम सब जानते हैं कि जिस तरह के ये अफ्रीकन पॉपुलेशन जो है, जो ओवरस्टे करती है, हाँ। यानी कि आपके जो वीजा के नॉर्म्स हैं उससे आप ओवरस्टे करते हैं, स्पेशली नाइजीरियंस की मैं बात कर रहा हूं अभी। तो करीब ऐसा डाटा है कि काफी लोगों ने 2-2 साल, 2.5 साल ओवरस्टे किया है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये चीज, स्पेशली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपने काउंटर पार्ट नाइजीरियंस के साथ ये बात करी है कि भाई आप इनके वीजा जो एक्सपायर हो गए, उसके आप इसको जब वीजा देते हैं, या अपने इंडियन एम्बेसी जब वीजा देती है, तो उसमें हमको क्राइटेरिया देखने हैं, क्योंकि ये ओवरस्टे जो करते हैं वो ऐसी एक्टिविटीज में, क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। दिल्ली से जुड़ा हुआ है हरियाणा, ठीक है, आगे आप जाएंगे तो ऊपर हिमाचल है। अब दिल्ली एक हब बन गया है, ये मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं आज। दिल्ली एक हब बन गया है, जो एक सेंटर है जहां से आगे तस्करी, जो ड्रग स्मगलिंग के जो वेज हैं वो आगे चलते हैं। यहां से ही हरियाणा जा रहा है, यहां से ही हिमाचल जा रहा है। दिल्ली एक सेंटर बन गया है। और आपको अगर याद हो तो आज से 1.5 साल पहले, करीब सितंबर 2021 के अंदर एक बहुत बड़ा सीजर हुआ था गुजरात में। अगर आपको याद हो, 3000 किलो का वो सीजर था, जिसको 21,000 करोड़ के ड्रग्स की बात हुई थी। बहुत शोर शराबा था उसमें। उस इन्वेस्टिगेशन को अल्टीमेटली एनआईए ने अपने हाथ में ले लिया, और जब एनआईए ने उसको इन्वेस्टिगेट किया, तो आप सोचिए उसके तार कहां जाके जुड़े। वो गुजरात का जो ड्रग्स जो गुजरात में लैंड हुए थे, वो अल्टीमेटली दिल्ली में जाके तार जुड़े। और दिल्ली में एक क्लब टाइकून है जो बहुत बड़े बड़े क्लब चलाता है, दिल्ली में बहुत मशहूर इंसान था वो, जो बड़े बड़े क्लब चलाता है, वो उसमें इन्वॉल्व था, और एनआईए ने अल्टीमेटली उसको अरेस्ट किया। पंजाब तक भी तार गए और दिल्ली तक मेन तार है। तो दिल्ली एक हब है। अफगानी ईरानी नेटवर्क जो है, नाइजीरियंस का जो नेटवर्क है, उसका दिल्ली एक बहुत बड़ा हब बन चुका है। ये बहुत अफसोस की बात है। हमारी एजेंसी अच्छा काम कर रही है, मैं उसमें कोई डाउट नहीं करता, बट शायद मैं बता रहा हूं कि उसके अंदर जितना हमें करना चाहिए, शायद उससे हम अभी कम कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी है, जहां पर उन्होंने कहा कि हम 2047 तक इंडिया को नशा मुक्त कर देंगे, ड्रग फ्री कंट्री कर देंगे। यानी कि हम खुद मानते हैं कि हमें 25 साल लगेंगे इसको ड्रग फ्री करने के लिए। तो आप सोचें कि ये प्रॉब्लम कितनी गहरी है, वो सरकार कुछ समझ रही है, बट इसको जिस लेवल पे लेके जाना है, जिस लेवल से इसको लड़ना है, शायद हमारी, और उसके पीछे कारण है, उसके 3-4 कारण है, बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। एक, लॉ को हमें अभी अमेंड करने की जरूरत है। हमारा जो लॉ है अच्छा है, एनडीपीएस का लॉ अच्छा है, बट उसमें बहुत अमेंडमेंट्स की जरूरत है। उसको और स्ट्रांग बनाना है, ताकि हम जो ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहा है और जो बेचारा नशे की आदत में फंस गया है, जिसको मैं एक बीमार इंसान बोलता हूं, उन दोनों में डिफरेंशिएट प्रॉपरली कर सके, तभी हम इसको कर सके। 3 रास्ते महत्वपूर्ण माने जाते हैं। चौथा तो ये कि कहीं पर अफीम की खेती होती है। अगर मैं भारत की बात करूं तो मध्य प्रदेश का एक हिस्सा है। उसके अलावा 3 रास्ते सर, एयरपोर्ट, स्टेशंस, और ये माना जाता है कि समुद्र का रास्ता सबसे ज्यादा सेफ है, सबसे ज्यादा।
आपको लगता है कि यहाँ पर थोड़ी सी कमी हो रही है, लापरवाही हो रही है? ये एक स्टेप, 2 स्टेप हमसे आगे हैं। मैं आपसे थोड़ा सा ज्यादा समय ले रही हूँ इस पर बातचीत करने के लिए, फिर मैं पॉलिटिकल कमेंट्स लूंगी। इसी वजह से मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि जो डोर्स हैं, क्यों नहीं हम दरवाजे पर ही प्रतिबंधित कर पा रहे हैं? देखिए, आपने एकदम सही पॉइंट बताया। मैरीटाइम रूट जिसको बोलते हैं, सी का जो रास्ता है, हाँ। इस समय मैरीटाइम रूट मैक्सिमम यूज हो रहा है, स्पेशली कोविड के आसपास की बात करें, कोविड के बाद। मैरीटाइम रूट अभी इंडिया की, आप पहले ज्योग्राफिकल पोजीशन समझिए। इंडिया 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। हम मानते हैं मैक्सिमम हमारा जो कोस्ट है वो बहुत बड़ा है, और स्पेशली हम जो उस कोस्ट की बात करें जो सीधा पाकिस्तान से लगता है, इस साइड पर जो बांग्लादेश से लगता है, वो म्यांमार से जो रास्ता पड़ता है उसके लिए, और यही सी आप अफगानिस्तान के बॉर्डर, उनके बंदर से भी शेयर करते हैं। तो अभी जो ये कंसाइनमेंट्स पकड़ी गई हैं कुछ रिसेंटली, अगर आप उसकी डेप्थ में जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो अफगानी ईरानी कांटेक्ट है, पाकिस्तानी अफगानी ईरानी कांटेक्ट, जिसके थ्रू ये रूट होके मैरीटाइम से आता है। मैरीटाइम से आने, यानी कि सी से आने के लिए जो रास्ते हैं, जो क्रीक्स हैं, जो तरीका है, जो हमारे, देखो अब दोनों कंट्रीज के बीच में फिशरमैन हैं। आपने काफी बार पढ़ा होगा या सुना होगा या देखा भी होगा कि बड़े मछुआरे एक दूसरे, इधर के मछुआरे वहां पकड़े जाते हैं, वहां के मछुआरे यहां पकड़े जाते हैं। समुद्र के अंदर कोई बाउंड्री या कोई वॉल नहीं लगी हुई नहीं है। तो ये जो चीज है, समुद्र का जो रास्ता है वो बहुत ज्यादा मिसयूज हो सकता है, और ये हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इंडियन फोर्सेस काम नहीं कर रही, इंडियन नेवल फोर्सेस भी इसमें काम करती हैं, कोस्ट गार्ड्स भी काम करते हैं, सक्सेस भी मिलती है, बट इतना वास्ट है, इतना बड़ा है कि उसके ऊपर पैबंद लगाना इतना आसान नहीं है जब तक कि आप फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी को ना यूज करो। टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो आज जब हम सैटेलाइट्स के अंदर आ गए हैं, जब हमारे पास इतनी बढ़िया ड्रोन टेक्नोलॉजीज हैं, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बट सवाल वही है कि हम कितना करना चाहते हैं। ठीक बात है। आपने जो जिक्र किया पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल सीमा के जरिए, मैं जो रिपोर्ट्स पढ़ रही थी, या फिर अफ्रीकी देश से होकर भारत पहुंचता है ये, हम नशे का जिक्र करते हैं। और आपने 2000 स्पेशली कोविड पीरियड का जिक्र किया। मैं एक जानकारी अपने दर्शकों के लिए बताती हूँ। स्पेशली केरला को लेकर ये इंफॉर्मेशन आई थी कि ये ड्रग तस्करों के लिए सोने की खान बना हुआ है। तिरुवनंतपुरम की बात करेंगे, 2021 में एनसीबी ने ही श्रीलंका के 6 नागरिकों को पकड़ा था। श्रीलंका कितना माकूल है ये समझने के लिए, इनके कब्जे से 300 किलो हेरोइन मिली थी, 5 AK-47 मिले थे, और राइफल्स 9mm की 1000 गोलियां मिली थी। तो नशा और वेपन्स दोनों, तो हम इसकी संजीदगी पर मुझे लगता है कि बातें नहीं होती, और शायद हमने इसी वजह से इस मुद्दे को उठाया है। तो एक चीज इस पर सर, जो आपको लगता है कि नहीं, हमें अपने स्टेट्स के बीच में, अभी हमने नेपाल, बांग्लादेश, अफ्रीका का जिक्र किया, अफगानिस्तान की तो 95% इकोनॉमी की कई बार बात हो जाती है कि वो अफीम पर टिकी हुई है। स्पेशली तालिबान ने जब से कब्जा किया है, ओरली बोल दिया है कि ठीक है, अफीम की खेती जो किसान करेगा वो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन वो ओरली है, जमीन पर हम सिचुएशन अलग ही देख रहे हैं, और खान है वो। तो उस सूरत में हमने अलग अलग देशों की बात की, लेकिन इंटर स्टेट भी तो हमारी सिचुएशन अच्छी नहीं है ना सर? नहीं, इसीलिए ये जो एनकॉर्ड की मीटिंग हुई, अभी आपने बता रहे थे जो आपने शुरुआत की, ये देखो, मैं इस सरकार को कुछ चीजों के लिए बहुत तारीफ कर रहा हूँ इस समय। देखो, मेरी एक किताब आ रही है इसके ऊपर, मैं बहुत जल्दी आएगी, ये नार्कोटिक सिचुएशन के ऊपर। बट ये आपको मैं आज बताऊं कि ये एनकॉर्ड जो हुआ, और ऐसी बहुत सी जो मीटिंग्स होती हैं, इससे कोऑर्डिनेशन बढ़ी है और थोड़ी अवेयरनेस बढ़ी है इन इंटरस्टेट गवर्नमेंट्स ऑल्सो, जो बहुत जरूरी है। देखिए, आपने एकदम सही कहा, जो दूसरे देश क्या कर रहे हैं उसको हम पहले बाद में देखते हैं, पहले हमारी इंटरनल कोऑर्डिनेशन कितनी है। इंटरनल कोऑर्डिनेशन, इंटरनल शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप समझे कि एक सेंट्रल एजेंसीज तो हैं, जैसे एनसीबी हो गई, सेंट्रल एजेंसी DRI हो गई, NI होगी, ये सब सेंट्रल एजेंसीज हैं, पर मैक्सिमम काम कहां पर होता है? वो होता है स्टेट लेवल पे। स्टेट पुलिस, स्टेट स्पेशल टास्क फोर्सेस, वो जो हैं उनका कोऑर्डिनेशन विद द सेंट्रल एजेंसी सीमलेसली होना चाहिए।